बीएससी नर्सिंग में एडमिशन तो ले लिया, बट फिर भी अपने एकेडमिक करिकुलम को लेकर के, अपनी एकेडमिक अचीवमेंट को लेकर के आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ना ही पर्सनल ना ही प्रोफेशनल। बहुत कोशिशों के बाद भी प्रोफेशनलिज्म जैसा कुछ फील नहीं आ रहा है। अगर आपके माइंड में ऐसे ही थॉट्स आ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो हे एवरीवन, दिस इज मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट किस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल एज वेल एज अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो अभी के लिए हम अपना आज के इस टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बीएससी नर्सिंग कहने को तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, बट जब एक स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेकर के फाइनली अपना कॉलेज स्टार्ट करता है तो हर एक दिन उसके लिए एक नया बैटल होता है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग को कितना भी हम ओवर हाइप कर लें, कितना भी इसे नोबल प्रोफेशन कर लें, कह लें, बट एक्चुअल में अभी भी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को मेडिकल फील्ड में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो एक बीएमएस, एमबीबीएस या बीडीएस स्टूडेंट को मिलती है। तो कई बार ऐसे सिचुएशन की वजह से, ऐसे बिहेवियर की वजह से एक स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। मैं दूसरों की क्या ही बात करूं, ये चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं। इनफैक्ट एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है, और एज अ बीएससी नर्सिंग इंटर्न मैं जब भी वार्ड में जाती हूँ तो मुझे हमेशा एक डिस्क्रिमिनेशन सा फील होता है कि मुझे एज अ ह्यूमन, एज अ स्टूडेंट, एज अ इंटर्न जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। वाई? बिकॉज आई एम अ बीएससी नर्सिंग इंटर्न। वेल, हम किसी और की थिंकिंग, किसी और की मेंटालिटी, किसी और का बिहेवियर तो नहीं चेंज कर सकते, बट हम अपनी पर्सनल एज वेल एज अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इतना इम्प्रूव तो कर ही सकते हैं कि हम अपने आप से सेटिस्फाइड रहें। बाकी दूसरे हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इन सारी बातों से हमें फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करके चलेंगे। ठीक है, तो एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, चाहे आप बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आज जो मैं बातें, जो मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ, वो पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 8th सेमेस्टर को मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है कि 8th सेमेस्टर इंटर्नशिप है, वो आपके एकेडमिक सेमेस्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अपकमिंग डेज में मैं इंटर्नशिप के रिगार्डिंग भी वीडियोस अपलोड करूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग इंटर्नशिप क्या होता है, उसमें एज ए इंटर्न क्या वर्क करना होता है, ठीक है, क्या रूटीन होता है, किस तरीके से क्लिनिकल शिफ्ट होती हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूंगी। बस आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि आप इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक की बात करें तो सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए नहीं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ है, बट करिकुलम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। असाइनमेंट्स, बंडल्स ऑफ असाइनमेंट, उसमें से कुछ असाइनमेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनकी एक्चुअल में कोई नीड ही नहीं होती है, बट स्टिल एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को वो सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं। बिना असाइनमेंट कंप्लीट किए कॉलेज से इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेगा। अब कॉलेज से इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेगा तो फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में कितना भी अच्छा परफॉर्म करके आओ, इंटरनल में फेल तो इंटरनल मार्क्स नहीं जाएगा, तो जब टोटल निकलेगा तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी फेल ही हो जाएगा वो बच्चा। तो इस बर्डन की वजह से असाइनमेंट में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, जिसको पढ़ के अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो सारी चीज़ें पढ़ने का टाइम तो स्टूडेंट को मिलता ही नहीं है। तो किस तरीके से मैनेज करें, प्रॉब्लम क्या है वो तो हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है ये बोल करके कब तक एक्सक्यूज दें। अगर प्रॉब्लम को एक्सक्यूज बनाएंगे तो हमारी ही लाइफ स्पॉइल होगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ, बीएससी नर्सिंग में आपने अपने से एडमिशन लिया है या फिर अपने पेरेंट्स के कहने पर एडमिशन लिया है, एडमिशन लेने के बाद अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपना 100% देना है। एकेडमिक्स के लिए आपको अपना 100% देना है। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन चूज करते हो या नहीं करते हो,
दैट विल बी योर चॉइस, बट एज अ स्टूडेंट आपको अपने एकेडमिक्स में अपना 100% देना ही देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद एज अ स्टूडेंट आपको किस तरीके से अपने प्रोफेशनल एज वेल एज अपना पर्सनालिटी डेवलप करना है, हम इन सारे टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम एकेडमिक इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक करिकुलम की बात करें तो बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक हर एक सेमेस्टर यूजुअली 6 मंथ का होना चाहिए, बट 2021 से जब जो सेमेस्टर वाइज सेशन स्टार्ट हुआ है पैंडेमिक के बाद से, तो सेमेस्टर का ड्यूरेशन थोड़ा रिड्यूस किया गया है। लाइक कभी कभी कोई सेमेस्टर 5 to 5.5 मंथ्स पे ही कंडक्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे असाइनमेंट्स करने में बिजी रहते हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स में अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कराने में बिजी रहते हैं, तो उनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ कॉलेज पे ही डिपेंड रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे अभी तो कॉलेज में मैम या सर ने ये लेक्चर, ये टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया है, तो मैं क्यों टेंशन हूँ। एग्जाम आते आते कॉलेज वाले जब सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तो मैं भी तो उनको फॉलो कर रही हूँ, मैं भी तो उनको फॉलो कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल गलत हो। कॉलेज को इससे कोई लेना देना नहीं है, आपके टीचर्स को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। उनको जितने आर अलॉट किए गए हैं उनको जस्ट अपना आर कंप्लीट करना है। मान लो मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मुझे बोला गया कि बीएससी नर्सिंग 2nd सेमेस्टर में आपको 6 आवर्स अलॉट किए गए हैं, आपका ये टॉपिक है। अब आप अपना सिलेबस देखो, आपके सिलेबस में हर एक टॉपिक के अंडर बहुत सारे सब टॉपिक्स भी होते हैं ना। जैसे अगर आप बात करो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के इन्फेक्शन कंट्रोल की, तो इन्फेक्शन कंट्रोल के अंडर और भी कई सारे सब टॉपिक्स हैं। मुझे एज अ टीचर सिर्फ 6 आवर्स ही अलॉट किया गया है, तो 6 आवर्स में मैं जितना कवर करा पाऊंगी मैं उतना कवर कराऊंगी। उसके बाद भाई मैंने अपना आर कंप्लीट किया, अब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है एज अ टीचर, ठीक है। हाँ, अगर मैं बहुत अच्छी हुई, आपका लक अच्छा हुआ, आपके जो टीचर हैं वो अपने सिलेबस को लेकर के बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब देख रहे हैं कि नहीं मुझे 6 आवर्स ही मिले हैं बट मेरे को ये पूरा कंप्लीट कराना है, तो भाई वो लक की बात है। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो कॉलेज में सबसे पहली चीज जो आपको अपने माइंड में बैठा लेनी है वो ये कि आपको अपना सिलेबस अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू ही कंप्लीट करना है। आपको टीचर पे या फिर सीनियर की नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉलेज में आपको अपना सिलेबस अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू ही कंप्लीट करना है। अपने टीचर के लेक्चर नोट्स पे एज वेल एज अपने सीनियर की नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है। अगर सचमुच एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो सचमुच अगर नॉलेज लेना चाहते हो, अपना नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहते हो, अपना प्रोफेशनलिज्म इंप्रूव करना चाहते हो, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने ऊपर डिपेंड रहो, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी करनी कैसे है, आप जिस भी सेमेस्टर में हो आपके पास आपके सिलेबस का हार्ड कॉपी होना ही होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जस्ट फोन में रखते हैं पीडीएफ, ठीक है, उसी से काम करते हैं कि अरे यार फोन में है तो हार्ड कॉपी का क्या ही करेंगे। बट अगर आप एक्चुअल में सिस्टमैटिक स्टडी करना चाहते हो डेली बेसिस पे, तो आपको अपने पास सिलेबस का हार्ड कॉपी रखना ही पड़ेगा। अरे यार आप खुद सोचो ना, आप पर डे इधर उधर 50 रुपीज 100 रुपीज ऐसे वेस्ट कर देते होगे, ठीक है। उसका आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं रहता, आइडिया भी नहीं रहता कि कहाँ गए 100 रुपये 50 रुपये। तो आपको मुश्किल से 15 से 20 रुपये, वैसे भी जो यूनिवर्सिटी में स्टेशनरी शॉप्स होती हैं वहाँ पे तो जेरोक्स का पैसा भी कम ही लगता है इन कंपैरिजन टू अगर आप कहीं बाहर कराते हो। तो यूनिवर्सिटी के शॉप पे चले जाओ, जो भी आपके यूनिवर्सिटी में आपके कॉलेज में स्टेशनरी शॉप है वहाँ चले जाओ। आई थिंक 1 रुपये लाइक पेज होता है ना, तो मुश्किल से 3-4 पेज का आपका सिलेबस होता है। मान लो फ्रंट और बैक दोनों कराते हो तो 8 रुपये में 10 रुपये में, बहुत मैक्सिमम यार 20 रुपये, बट किसी भी सेमेस्टर का सिलेबस इतना ज़्यादा तो है नहीं। हाँ, जैसे मान लो 3 सब्जेक्ट हैं, आपको तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस कराना है तो भी आपका अप टू 50 रुपीज़ आपका सिलेबस जेरोक्स हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने फ़ोन की दुनिया से थोड़ा बाहर आओ। आई नो कि हमारा जो ये सोसाइटी है वो बहुत अपडेट हो रहा है, सब कुछ डिजिटली शिफ्ट हो रहा है, बट स्टिल हमें सिस्टमैटिक स्टडी के लिए कुछ पुरानी चीज़ें फॉलो करनी है जो बेस्ट है, ठीक है।
तो सिलेबस का हार्ड कॉपी अपने पास रखो। अभी जैसे आज मैं बोल रही हूँ, होली में शायद आप छुट्टियों में घर आए हो, या तो घर पे ही करा लो या फिर कॉलेज जाते अपने माइंड में बिठा लो, सबसे पहला काम आपको अपने सिलेबस का हार्ड कॉपी चाहिए। आपको अपने सिलेबस का जेरोक्स करा के अपने पास रखना है। एक स्टिक फाइल आती है ना, जैसे मान लो आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आपका सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है? बायोकेमिस्ट्री है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड है, और न्यूट्रिशन है, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड। और वैसे तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड दोनों का सिलेबस आएगा बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में। तो बीएससी नर्सिंग में सेकंड सेमेस्टर के बच्चे अगर आप हो तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट सेकंड, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन का सिलेबस जेरोक्स कराओ। एक स्टिक फाइल आएगी 10 रुपए की, वो स्टिक फाइल लो, सारा सिलेबस उसमें ऑर्गेनाइज करके अपने पास रख लो। सिर्फ सेकंड सेमेस्टर के बच्चों पे ही ये रूल अप्लाई नहीं होता है, आप किसी भी सेमेस्टर के बच्चों सिलेबस आपको अपना इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। आपके सेमेस्टर के पर्टिकुलर सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, पर सब्जेक्ट आपको इंडिविजुअल स्पेसिफिक सिलेबस जेरोक्स कराना है स्टिक फाइल में। एक ही स्टिक फाइल में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सबका सिलेबस कंपाइल करके लगा लो, रख लो। सिलेबस रहेगा तो आपको पता रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये भी पता रहेगा, ठीक है। तो मान लो जैसे कि अभी मैं सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए लेक्चर सीरीज अपने चैनल पे चला रही हूँ, तो इसलिए मैं सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का ही एग्जांपल देकर के आपको सारे पॉइंट समझा रही हूँ, ठीक है। आप जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो अपने साथ उसको रिलेट कर लेना। तो मान लो आपने सिलेबस जेरोक्स करा के रख लिया, अब इसको सेल्फ स्टडी के लिए यूज कैसे करना है। सपोज आप सेकेंड सेमेस्टर में हो और आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो अब बायोकेमिस्ट्री की सिलेबस को बाहर निकालो, टॉपिक्स देखो, यूनिट्स देखो, कोई भी एक यूनिट अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो, ठीक है। हाँ, ये यूनिट पढ़नी है, टिक करो, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप पे देखो मैं आपको 2 बातें बता रही हूँ। नोटबुक कैसे रखनी है, या तो आप पर सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी के लिए अलग नोटबुक रखो, या फिर एक मोटी रजिस्टर ले लो जिसपे सेल्फ स्टडी के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे कि पर सेमेस्टर आपके 2-3 यही सब्जेक्ट होते हैं, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। तो आप एक मोटा रजिस्टर ले लोगे तो उसमें सारा, क्योंकि वो आपकी अपनी नोट्स है, आपको किसी टीचर को नहीं दिखाना है। अपने सेल्फ स्टडी के लिए एक सीक्रेट नोटबुक अपने पास रखो और उसी में आपको अपना सेल्फ स्टडी करना है। और वो वाली नोटबुक लेके प्लीज कॉलेज मत चले जाना कि सबको दिखा दें हाँ मैं ये सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, ऐसे वैसे नहीं भाई। वो नोट्स आपकी सीक्रेट नोट्स है, वो आपको अपने पास रखना है। अपने रूम में जब सेल्फ स्टडी करो तभी उसको यूज करो। कॉलेज वॉलेज लेके जाने का, कूल बनने का, लोगों को दिखाने का कि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ या सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैं बहुत ही लेबोरियस स्टूडेंट हूँ, ये सब शो ऑफ नहीं करना है। तो जो सीक्रेट बता रही हूँ उसको अपने तक ही रखो। मतलब कि अगर नोटबुक बना रहे हो, अगर क्या ऑब्वियस ही बात है सेल्फ स्टडी करना है तो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए एक अलग नोट्स बनाओ और उस नोट्स को रखो, ठीक है, अपने पास। जब भी सेल्फ स्टडी करो रूम में तब उस नोट्स को यूज करो। अब उसमें नोट्स कैसे बनानी है, मान लो आपने बायोकेमिस्ट्री का आज कार्बोहाइड्रेट पढ़ने का सोचा है, तो अगर आपके पास बुक है तो बुक में सबसे पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स देख लो कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पे दिया है, टिक कर लो, ठीक है। सारे मान लो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको जो भी उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ओजीटीटी, ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो भी चीजें आपके सिलेबस में गिवन है कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर, वो सारा अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो बुक में पहले सारे टॉपिक्स देख लो कि कौन से पेज नंबर पे कौन से टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बाद सब टॉपिक वगैरह देखने के बाद बुक में फिर वो बुक उठाओ, जो अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स बनाई है आपने, वो नोट्स उठाओ और फिर अपना टॉपिक उसमें से पढ़ो, रीड करो। फिर रीड करने के बाद नोट्स बनाओ। बच्चे क्या करते हैं, बस देख के छापते जाते हैं, कॉपी करते जाते बट नहीं, नोट्स ऐसे नहीं बनाते। नोट्स हम एक्चुअल में वो बनाते हैं, बुक को रीड किया, उस बुक को रीड करने के बाद मुझे क्या समझ में आया, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम नोट्स में लिखते हैं, जिसका एक्चुअल में कुछ मतलब निकले, ताकि जब हम एग्जाम में जाएं तो उसके टाइम पे हम जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जस्ट अपना नोट्स टर्न कर रहे हैं तो हमको वो सारी चीजें पता है, जस्ट टॉपिक्स को एक बार रिकॉल करने के लिए उस नोट्स को यूज कर रहे हैं। ये मत सोचो कि बुक का हर एक लाइन उठा करके कॉपी में एज इट इज कॉपी कर लिया, नहीं भाई, नोट्स में कॉपी नहीं करना है। नोट्स में वो चीजें लिखनी है जो बुक को रीड करने के बाद, टॉपिक को रीड करने के बाद आप समझे हो, जो
लाइन, जो टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट लगा है, ठीक है। ये क्राइटेरिया, ये पैटर्न उन बच्चों के लिए है जो बुक से स्टडी कर रहे हैं। अब सेल्फ स्टडी करने का क्या तरीका है, जब आप सोशल साइट्स यूज करोगे। सोशल साइट्स मतलब चैट जीपीटी, मतलब सोशल साइट नहीं, मतलब आप डिजिटल अगर आप स्टडी कर रहे हो तो चैट जीपीटी अभी के टाइम के लिए बेस्ट है, ठीक है। अभी के टाइम के लिए बेस्ट है, क्योंकि 4th सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक की अपनी जर्नी मैंने चैट जीपीटी के हेल्प से ही पूरी करी है। और मतलब मुझे तो उस पर प्रॉपर कंटेंट मिलता है, बट अगर आपको कभी कभी कुछ बच्चों को गूगल, विकिपीडिया, ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो आप वो भी देख सकते हो। आपको कौन से मतलब आप सोच सकते हो कि आपको कहाँ से कौन सा कंटेंट ज़्यादा बेटर समझ आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट देख सकते हो। बट अगर आप मेरी मानो, अगर आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैट जीपीटी पे, मान लो कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ना है तो कार्बोहाइड्रेट डिटेल डिस्क्रिप्शन डालो, सब कुछ आएगा। फिर मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लो, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लो, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लो, ब्लड रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, जो भी आपके सिलेबस में हो, एक एक टॉपिक। हाँ, चैट जीपीटी पे अगर आप पढ़ रहे हो तो कभी भी पूरा सिलेबस का टॉपिक एक साथ कमांड मत दे देना। एक टॉपिक उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, दूसरा सब टॉपिक उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन। जब आप इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको एक सिस्टमैटिक आंसर मिलेगा। फिर उस सिस्टमैटिक आंसर को रीड करो, देन जो आपको समझ आता है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, वो उसमें से अपने नोट्स में लिखो। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये स्टडी पैटर्न फॉलो करते हो तो आई फील कि ये बेस्ट है। सिलेबस भी टाइम से कवर हो जाएगा और खुद से जब रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे तो नॉलेज भी इनहेंस होगी। और जब आपके पास नॉलेज रहेगा ना तो ट्रस्ट मी, आप अपने आप में एक अच्छा इंप्रूवमेंट, मतलब आपको ऐसा फील होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ ठीक है, मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मेरा जो भी कोर्स है, मुझे मेरे कोर्स के रिगार्डिंग नॉलेज है। आई एम द बेस्ट, इवन दो आई एम नॉट बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट, लेकिन हाँ आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट। मैं हर दिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट बनूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाऊँ। तो भाई ये एक मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए एज अ स्टूडेंट ये बहुत अच्छा, मतलब एक मेंटल पीस का सोर्स होता है ये रूटीन, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी करोगे तो ही नॉलेज गेन कर पाओगे। अगर दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो सिर्फ उतना ही नॉलेज गेन कर पाओगे जितना वो आपको दे रहा है। लेकिन आप सेल्फ स्टडी करोगे तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना, आप में जितना पोटेंशियल है, आप जितना चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो उतना एक्सप्लोर करके नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपके पर्सनालिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। प्रोफेशनलिज्म की बात करें अगर हम, तो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट का, आई डोंट नो आपके कॉलेज का क्या यूनिफॉर्म है, बट मेरे कॉलेज में जो बीएससी नर्सिंग को यूनिफॉर्म दिया गया है ना, उसको पहनने के बाद मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। बट अब एडमिशन ले लिया है तो भाई ले लिया है, वही यूनिफॉर्म पहनना है, वही यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी जाना है, कॉलेज जाना है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। तो आई डोंट नो वाई कि बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को एक अच्छा यूनिफॉर्म क्यों नहीं दे सकते। हाँ, कुछ कॉलेज अपग्रेड हुए हैं जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए एक अच्छा प्रोफेशनल यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बट स्टिल देयर आर सो मैनी कॉलेजेस जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट में किसी भी टाइप का पर्सनालिटी और मान सकते हो प्रोफेशनलिज्म जैसा कुछ वो देखते ही नहीं है, ठीक है। उनकी नज़र में वो जस्ट अनपेड सर्वेंट है, दैट्स ऑल। तो कोई क्या सोचता है नहीं फर्क पड़ता है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या बन सकते हैं, सिर्फ हमें उन सारी बातों पे फोकस करना है। तो प्रोफेशनलिज्म से आप समझते क्या हो? एक सिंसियर ह्यूमन है ना प्रोफेशनलिज्म, जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास एटिकेट हो, जिसको पता हो कि कब कहाँ कैसे बोलना है, कब कहाँ कैसे अपने नॉलेज को यूज़ करना है और एक अच्छे तरीके से यूज़ करना है, जिससे हमारे सराउंडिंग में एक पॉजिटिविटी बनी रहे, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है? जैसे आप एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि देख के लगे कि हाँ नॉलेजेबल है, ठीक है, और दूसरों को लगे या ना लगे आपको लगना चाहिए। तो प्रोफेशनलिज्म का पहला रूल
डोंट बी ओवर टॉकेटिव। बक बक करने वाला मत बनो, ठीक है। आप बोल सकते हो कि आप भी तो ऑन कैमरा बक कर रहे हो, बट मैं ऑन कैमरा अगर जो भी चीजें बोल रही हूँ, मैं मतलब आप लोगों को गाइड करने के लिए बोल रही हूँ, मैं काम के लिए बोल रही हूँ, मतलब ठीक है। एज अ मतलब आप बोल सकते हो कि मैं इसको एज अ वर्क कंसीडर करके बोल रही हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं यूजलेस चीजें बोल रही हूँ। तो डोंट बी ओवर टॉकेटिव, आइदर इट इज योर क्लास और योर क्लिनिकल पोस्टिंग। हाँ, जैसे होता है ना कि कॉलेज में है तो कूल बनने के लिए बहुत ही कॉमेडियन बन जा रहे हैं, बहुत ही बिना बात की बकवास कर रहे हैं, उल्टे सीधे मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत बनो, थोड़ा सीरियस रहो। पढ़ने गए हो, पढ़ाई करने गए हो, पढ़ाई करो, ठीक है। तो डोंट बी ओवर टॉकेटिव, बकबक नहीं करनी है, सिर्फ काम से काम बोलना है। आप एक बार ही ऐसा बन के तो देखो, हर कोई सोचेगा यार ये इसमें तो एक अलग ही लेवल का इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और पता है, अब जब फालतू की बकवास नहीं करोगे ना, तो आप खुद ही रियलाइज करोगे कि आपका माइंड बहुत रिलैक्स है, आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हो। तो अगर माइंड रिलैक्स रहेगा तो आप पढ़ाई करने जब भी बैठोगे ना, आपके माइंड में इधर उधर के थॉट्स नहीं आएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आप बहुत ही ईजिली जब भी पढ़ने बैठोगे आप तुरंत फोकस्ड हो जाओगे। वहीं अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर टॉकेटिव हो, आप अभी जस्ट 10 मिनट पहले अपने फ्रेंड्स, मतलब जैसे फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि कॉलेज में कोई फ्रेंड्स नहीं होते भाई, सब मतलबी होते हैं। अगर आपको लकीली कोई अच्छा दोस्त मिल गया है आपके क्लास में तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं मिला है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि कॉलेज में कोई भी अच्छा दोस्त नहीं होता है, सब मतलबी होते हैं, ठीक है। मान लो आप क्लास करके आए हो मॉर्निंग 8 से इवनिंग 4 तक, ठीक है। उस बीच आपने बहुत बकवास की है, अपने साथ में बैठे हुए लोगों से बात किया, मतलब फालतू की बातें करी आपने, आपका नेचर है ओवर टॉकेटिव। तो जब आप आओगे शाम को, मान लो मेरी बात सुनकर मान के आपने सेल्फ स्टडी करने का सोचा, तो जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो ये सारे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, वो सारी बातें आपके माइंड में आएंगे। तो मुश्किल से मतलब आई थिंक आपको 15-20 मिनट तो लग जाएंगे स्टेबल होने में, फोकस्ड होने में। तो फिर आप क्या ही पढ़ाई कर पाओगे, मुश्किल से आधे घंटे बैठोगे, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अरे उसने ऐसे बोला था, अच्छा मैंने उसको ऐसे बोला था, ये शिट यार मेरे को उसकी बात का ऐसे रिप्लाई करना चाहिए। ये सब बातें आपके माइंड में आएंगी और अल्टीमेटली आप आधे घंटे 45 मिनट्स की स्टडी करने के बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और उठ जाओगे, छोड़ो यार क्या ही करना है, कल एग्जाम थोड़ी है, ऐसा सोच के आप उठ जाओगे। तो प्रोफेशनलिज्म का पहला रूल, डोंट बी ओवर टॉकेटिव, आपको लिमिटेड बोलना है, सिर्फ काम से काम बोलना है, ठीक है। हाँ, जब आप अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड से मिलो तो आप उनके साथ बहुत फ्रेंडली रहो, जितना मन करे उतना बात करो, बट आप जब अपने क्लास में हो तो उस टाइम पे आपको ओवर टॉकेटिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको प्रोफेशनलिज्म, अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल स्टूडेंट बनना चाहते हो तो अपने अंदर ये हैबिट आपको लानी होगी, ठीक है। दूसरी चीज, प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर डेवलप करना है, ठीक है। प्रोफेशनल स्टूडेंट बनना है, कहलाना है कि हाँ यार इसको देख के लग रहा है कि एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है, तो भाई डेली स्टडी करो। क्यों? क्योंकि नॉलेज रहेगा तभी कहलाओगे कि हाँ ठीक है, अच्छा आपको खुद को फील होगा, अच्छा फील होगा, आप अपने आप को अपने आप से अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है। तो डेली स्टडी करो, क्योंकि डेली स्टडी करोगे तो नॉलेज एनहांस होगा, और नॉलेज रहेगा तो अपने आप स्टेबिलिटी और आ जाएगी लाइफ में, सब कुछ धीरे धीरे ट्रैक पे आएगा, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। जब एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो धीरे धीरे आप हर एक चीज सीख जाओगे, ठीक है। तो क्या क्या सीखा हमने अभी तक कि हमको डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी के लिए हमारे पास हमारे सिलेबस का हार्ड कॉपी होना चाहिए। हमें हमारे सेल्फ स्टडी के लिए अपनी एक पर्सनल नोट्स रखनी है, जिसको हम सिर्फ तब यूज करेंगे जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उस नोट्स को लेकर के कॉलेज नहीं जाना है, दूसरों को इस बारे में बताना नहीं है, मतलब ओवर हाइप नहीं करना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। और जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में गिवन है, हमको हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है। तो सबसे पहले बुक में जो भी टॉपिक आज का हमने सेलेक्ट किया है पढ़ने के लिए, उन सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को हमें सर्च कर लेना है कि अच्छा ठीक है कौन से पेज नंबर पे कौन सा दिया है। उसके बाद बैठ करके पढ़ना है, रीड करना है, जो समझ में आएगा एग्जैक्टली जो हम समझेंगे सिर्फ उसको नोट्स में लिखेंगे। जो चीज़ें बुक में लिखी है उसको एज इट इज़ हमको कॉपी नहीं करना है, हमने जो समझा है अपने वर्ड्स में हमें उसे नोट्स में लिखना है। अगर हम चैट जीपीटी, गूगल, विकिपीडिया से पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको जो कमांड देना है वो प्रॉपर कमांड देना है। सपोज अगर कार्बोहाइड्रेट का डिस्क्रिप्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म हमको पढ़ना है तो हम कैसे कमांड देंगे? कार्बोहाइड्रेट
डिटेल इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट डिटेल डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट डिटेल डाइजेशन डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से करके अगर हम कमांड देंगे तो हर एक टॉपिक का हमको इंडिविजुअली कमांड देना है, हमको सारे टॉपिक्स को कंपाइल करके कमांड नहीं देना है, क्योंकि फिर हमको सिस्टमैटिक आंसर नहीं मिलेगा। अगर हम ChatGPT से भी पढ़ रहे हैं तो जो आंसर आया है पहले उस आंसर को हम रेट करेंगे। अगर हम उस आंसर से सेटिस्फाइड हैं, हमको लगता है कि हाँ ठीक है ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तभी हम उसको अपनी नोट्स में लिखेंगे। अगर नहीं तो हम दोबारा से सर्च करेंगे, जो आंसर प्रॉपर लगेगा, सही लगेगा, उसको ही लिखेंगे, ठीक है। और अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो अब से आपको बहुत ज़्यादा ओवर टॉकेटिव नहीं होना है, लिमिटेड बोलना है, सिर्फ काम से काम बोलना है अपनी क्लास में। हाँ, जब आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ जाओ तो खूब बातें करो, खूब एंजॉयमेंट करो, लेकिन जब बात आपके प्रोफेशनलिज्म की आए सो यू डोंट हैव टू बी ओवर टॉकेटिव, ओके। अब थोड़ा सा पर्सनालिटी की बात करते हैं। तो देखो, एज अ BSc नर्सिंग स्टूडेंट ना, मैंने जो चीज़ें रियलाइज़ करी हैं वो ये कि यार मतलब पर्सनालिटी को लेकर के जो एक एक्साइटमेंट रहती थी क्लास 11th 12th में, 10th 11th 12th में अच्छा दिखने की, वो एक्साइटमेंट ना कहीं खो सी गई है। और ऐसा क्यों हुआ है पता है? क्योंकि अटेंडेंस, असाइनमेंट, एग्जाम्स, क्लिनिकल पोस्टिंग्स और फिर उसके बाद उस पोस्टिंग की जो टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ों के साथ डील करते करते ना अब सेल्फ ऑब्सेशन जैसा कुछ रह ही नहीं गया था। बट फाइनली जब मैं इंटर्नशिप में आ गई हूँ, देन आई रियलाइज कि नहीं, सेल्फ ऑब्सेशन कभी नहीं कम होना चाहिए। हाँ, बहुत एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि देखो, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस रहो, जितना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो उतना अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, ठीक है। जैसे कि एक स्किन इशू और हेयर इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो स्किन इशू के लिए आप नॉर्मल स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा परचेज करने का नहीं है, मार्केट वाला कुछ प्रोडक्ट नहीं। नॉर्मली आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा सकते हो, जो आपके स्किन को ऑयल कंट्रोल रखता है, पिंपल्स वगैरह कंट्रोल करता है। इससे क्या होता है ना, एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बूस्ट होता है कि हाँ ठीक है यार, स्किन पे पिंपल वगैरह नहीं है। अपने लिए बोल रही हूँ, दूसरों को अच्छा दिखाना हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा एम क्या है, हमारा मोटो क्या है, हमको अपनी नज़र में कैसे अच्छा बनना है। तो आप खुद सोचो, जब पिंपल हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो थोड़ा सा अपनी हैबिट बनाओ कि सुबह उठा तो थोड़ा सा स्किन केयर किया। स्किन केयर में क्या, एक अच्छा सोप लिया, फेस वॉश किया, या फिर होममेड फेस वॉश, कुछ भी लाइक बेसन, आप जो भी यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, जस्ट 15 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए फेस पैक डेली बेसिस पे लाइक मुल्तानी मिट्टी अप्लाई करो, फेस वॉश कर लो, दैट्स ऑल। बालों को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखो, शैम्पू करो, ऑयलिंग करो, ठीक है। मतलब एक अच्छा लगे, खुद को देख करके लगे हाँ ठीक है, ऐसे मैं लग रही हूँ कि हाँ आई एम समथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अपने अंदर ले आओ, अपनी हैबिट्स में ले आओ। स्किन केयर, हेयर केयर, जैसे कि और एक बहुत अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखो। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ओबेसिटी हो जाती है, लोग बहुत बच्चे बहुत मोटे हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कभी कभी बहुत पतले हो जाते हैं, अंडर वेट हो जाते हैं, जैसे कि मैं। बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं वेट गेन कर लूँ। सिंस आई एम ट्राइंग, तो आई बिलीव कि थोड़े टाइम के बाद ही सही, बट टाइम के साथ मैं वेट गेन कर लूँगी। वैसे आप भी कोशिश करते रहो, अच्छा खाओ, टाइम से सो, अपना स्क्रीन टाइम कम करो, फ़ोन कम से कम यूज़ करो, जितने की ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही यूज़ करो। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी हैबिट्स में लाओगे ना, आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आप अपने आप में इम्प्रूव हो रहे हो। आप पहले जो थे अब जो, उस दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेडिटेशन, मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पॉसिबल हो तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक BSc नर्सिंग स्टूडेंट की लाइफ में इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो अपना ध्यान रख पाए, उसे सिर्फ असाइनमेंट ही दिखता है। बट कोशिश करो, जैसे मान लो आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो कल से 5:45 पे उठने का ट्राई करो, जिसमें से कि 5 मिनट के लिए ही सही आप मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जस्ट। और इस बीच आपको कुछ भी नहीं सोचना है। 10 मिनट के लिए फेस पैक लगा लिया, दैट इज मुल्तानी मिट्टी का सिंपल सा वाटर के साथ मिक्स करके फेस पैक लगाया, फेस वॉश किया, ब्रश किया, अच्छे से नहा लिया, पूजा किया। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू, ठीक है, जो भी आपके स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिचुअल रूटीन जो भी है आपका, उसको फॉलो करो। आप खुद रियलाइज करोगे कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी होगी ना तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, ठीक है।
फिर सेल्फ स्टडी के लिए आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी टाइम सेट कर लो। अगर सुबह के टाइम आपके पास टाइम है तो आप मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी करो। मॉर्निंग में नहीं पॉसिबल है, कॉलेज जाना है, कॉलेज टाइम जल्दी है, जल्दी जाना होता है, तो इवनिंग में करो, बट सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। और फिर थोड़ा थोड़ा अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लाओ। ज़्यादा बकबक नहीं करना है, ओवर टॉकेटिव नहीं होना है, सिर्फ काम से काम बातें करनी है, ठीक है। अपने पास नॉलेज रखना है। एज अ स्टूडेंट आपको जितना नॉलेज मिले उतना नॉलेज लो, और नॉलेज लेने के लिए एकदम परेशान मत हो जाना। साइलेंटली आराम से कोशिश करती रहनी है। ऐसा नहीं है कि लोगों को दिख रहा है कि अरे यार वो तो देखो मैम से क्वेश्चन पूछती रहती है, मैम सर से क्वेश्चन पूछता रहता है, उसको कितने डाउट्स आते हैं, वो पढ़ता होगा तभी उसको इतने डाउट्स आते हैं। ऐसे दिखाना नहीं है आपको। हाँ, कभी कभी टीचर सामने है, डाउट्स पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज जो डाउट आ रहा है उसको नोट करो, घर जाओ, बुक है बुक से रेफर करो। और बुक का मतलब ये नहीं होता है यार कि बुक खरीदनी है। डिजिटल ऑनलाइन PDF फॉर्म में इतना सारा बुक जर्नल मिल जाता है कि आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चैट GPT, गूगल, विकिपीडिया का यूज करो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करो। तो ये कुछ आई थिंक रूल्स थे, पर्सनल रूल्स थे, स्टडी रूल्स था, प्रोफेशनलिज्म रूल था, जिसे अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आप अपने आप से सेटिस्फाइड होने लगोगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर आप अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ये सारी बातें आप मुझे बताना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, मेडिटेशन, सेल्फ केयर, स्किन केयर, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म का जो मैंने बात बताई कि डोंट बी ओवर टॉकेटिव, नॉलेज इनहेंस करो, नॉलेज इनहेंस करने के लिए सेल्फ स्टडी करना जरूरी है डेली बेसिस पे। सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास आपके सिलेबस का हार्ड कॉपी और आपकी एक पर्सनल नोट्स होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातों को आज से, अभी से अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करो, और जब इसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, हर दिन एक नया दिन होता है। अगर आज थोड़ा अच्छा दिन नहीं था तो उम्मीद रखो, होप रखो, कल का दिन अच्छा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।